नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर को, जिसमें आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आरटीई एक्ट 2009 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं और इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस शिक्षा अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकारों में भी जो है अनुच्छेद 21 का में रखा गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संसद द्वारा जो है पारित किया गया। और यदि हम शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रस्ताव की बात करें तो शिक्षा अधिकार अधिनियम का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम राज्यसभा द्वारा जो है पारित किया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 जुलाई को राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया और 4 अगस्त को लोकसभा के द्वारा यह पारित हुआ। इसके उपरांत जो है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा किसी भी विधेयक को, किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर के लिए या अनुमोदन के लिए उसके पास भेजा जाता है। इसी तरह शिक्षा अधिकार अधिनियम को भी 27 अगस्त को 2009 को राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर हो जाता है और इसके बाद यह जो है भारतीय राजपत्र या भारतीय गजट में, भारत सरकार गजट में इसे जो है प्रकाशित किया जाता है। इस तरह से भारतीय संसद द्वारा इसे 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के माध्यम से इसे पारित माना गया। किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को यदि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति उसे अनुमोदित ना करे, हस्ताक्षरित ना करे तो वह विधेयक पास नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पारित कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक जो है पास माना जाता है। यह एक कानून बनाने की या विधिक प्रक्रिया है जो राज्यसभा और लोकसभा से होकर के आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है 20 जुलाई को राज्यसभा द्वारा और 4 अगस्त को लोकसभा के द्वारा जो है पारित किया गया। इसके उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के उपरांत इसे भारतीय संसद द्वारा पारित माना गया, क्योंकि भारतीय संसद में हमें जो है 3 अंगों को देखने को मिलता है कि भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के किसी भी सदन का या किसी भी संसद का निर्माण होता है, जिनमें राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। इसी तरह राज्यों में भी विधानमंडल का निर्माण प्रक्रिया है, जिनमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ही राज्यों में विधान परिषदों की संकल्पना की गई है, उनकी संरचना की गई है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मोटा रूप में जो है कुल मिलाकर के 7 राज्यों में विधानमंडलों की बात देखने को मिलती है। इसके बाद जो अन्य स्टेट हैं वहाँ पर केवल विधानसभाएं ही जो है निर्मित हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विधानसभा या विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के विधानमंडल का गठन होता है। और किसी भी सदन का या किसी भी संसद को अगर हम कहें भारतीय स्तर पर तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा यह गठित होता है। इन तीनों अंगों को मिलाकर के हम सदन का निर्माण करते हैं, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो। तो ये रहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लाने और पारित करने की प्रक्रिया थी। अब इसे जो है लागू करने की बात देखते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से, जैसा कि हम लोग पढ़ते आते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसके बाद फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि
आरटी एक्ट 2009 में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत में इसका 135वां स्थान है आरटी एक्ट को लागू करने में। और अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो इसमें जो प्रथम देश है एक प्रसा देश है जो आरटी एक्ट को सर्वप्रथम लागू किया था, और जॉर्डन एक देश है जो प्रथम बार इसे लागू किया था, अर्थात प्रथम स्थान जॉर्डन और प्रसा देश को है। तो इस तरह से भारत का स्थान पूरे विश्व लेवल में 135वां है और प्रथम स्थान पर प्रसा है और जॉर्डन है। इस तरह से हमने देखा कि आरटी एक्ट में जो है वैश्विक लेवल पर भारत का जो जगह है स्थिति है वह 135वां है। अगर हम इसमें अध्याय और धाराओं की बात करें तो इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, जिनमें यदि अध्याय 1 की बात किया जाए तो इसके धारा 1 में इसके प्रारंभिक नाम, प्रस्तावना, विस्तार और लागू होने की बात देखी जाती है, अर्थात जो प्रस्तावना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी बात की गई है। इसके बाद इसका नाम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके नाम की बात की जाती है। विस्तार की बात अगर देखी जाए तो भारत के संपूर्ण राज्यों में इसका विस्तार है, और इस विस्तार को मात्र एक ऐसे राज्यों में लागू नहीं किया जाता है जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर राज्य में, वहाँ पर इस बातों को नहीं लागू किया गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि आरटी एक्ट को जम्मू कश्मीर राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों चाहे वह राज्य हों, इनमें आरटी एक्ट को लागू किया गया है। धारा 1 में यह बातें जो है की गई हैं। और अगर लागू की बात करें तो हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया। अब यदि हम धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में पिछड़े वर्ग व अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की बात की गई है, अर्थात जो पिछड़े बालक हैं चाहे वह किसी भी वर्ग के हों उनके, और जो अभावग्रस्त हैं या जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चाहे वह विद्यालय के रूप में विद्यालय न उपलब्ध हो पाने से या पारिवारिक स्थिति को लेकर के, और इसके साथ साथ जो गरीबी रेखा के ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये जिन्हें हम बीपीएल और एपीएल के नाम से जानते हैं, बिलो पावर लिबर्टी और अपर पावर लिबर्टी, तो इनको भी ऐसे ही बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस आरटी एक्ट में प्रावधान किया गया धारा 2 में। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारा 2 है वो पिछड़े वर्ग व अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की बात करता है। इसके बाद यदि हम बालकों के आशय की बात करें कि कौन कौन से बालक होंगे, तो इनमें एक तो सामान्य बालक होते हैं और एक विशेष बालक होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बालक आज के समय में कहते हैं, जिन्हें विकलांगता के नाते जो है एक विशेष कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बालकों का आशय जो है वह कहीं न कहीं सामान्य बालकों को लेकर के है और दिव्यांग बालकों या विकलांग बालकों को लेकर के है। तो हम देखते हैं कि जो सामान्य बालक हैं उनकी आयु सीमा क्या रखी गई है, अर्थात वह कौन से बालक होंगे जो सामान्य बालकों में आएंगे। तो ऐसे बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु सीमा रखते हैं उन्हें हम सामान्य बालकों की कैटेगरी में रखते हैं, और जो 6 से 18 वर्ष के बालक हैं उन्हें हम दिव्यांग बालक या दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष की आयु तक प्रवेश में देने की बात की गई है। और प्रत्येक बालक के फीस जो है, यानी कि जो फीस लेने की बात की गई है वह निःशुल्क है। और इसके साथ साथ यदि हम विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों में एक सरकारी विद्यालय होता है, एक निजी होता है, एक सहायता प्राप्त भी विद्यालय होते हैं। तो इन सारे विद्यालयों को लेकर के इनमें कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। इसके साथ साथ जो विशेष विद्यालय होते हैं, जो कहीं न कहीं विशेष श्रेणी के स्कूल होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं या
ऐसे एक विद्यालय जो अनुदान नहीं पाते हैं, ऐसे विद्यालय जो निजी विद्यालय कहे जाते हैं। तो निजी विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों और सरकार द्वारा स्थापित विद्यालयों की बात की जाती है। तो इस तरह से विद्यालयों के प्रकार में इन सारे विद्यालयों का प्रावधान भी किया गया है आरटी एक्ट के द्वारा, और ऐसे विद्यालयों की स्थापना की बात देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2 की। आरटी एक्ट अध्याय 2 में धारा 3 से हम यहाँ पर देखते हैं, जिनमें बालक की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसको रखा गया है कि बालक को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, वह इसका मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का में रखा गया है। इसके साथ साथ यदि और बातों को देखें तो जो धारा 4 है अध्याय 3 की, तो इस अध्याय 3 में अध्याय 3 में हम देख रहे हैं कि जो धारा 4 है, हमने अध्याय 2 में देखा धारा 3, और इनमें धारा 3 में जो है बालकों की निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का जो बात किया गया, जिसे हम 86वें संविधान संशोधन 2002 21 का में देखते हैं, ये इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद अध्याय 3 के अगर देखें तो धारा 4 जो है वह चलिए छोड़िए, इसमें जो है जो धारा 4 है अध्याय 3 का, उसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकारें हैं या जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, उन सरकारों के अंतर्गत इनके कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, और जो उनके माता पिता हैं उनके कर्तव्यों के निर्धारण की बात की गई है। तो इस तरह से कोई भी बालक, चाहे वह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा और माता पिता के जो अभिभावक हैं उनके द्वारा जो है इनमें शिक्षा प्रदान कराने की बात की गई है। तो इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ जो है स्थानीय सरकारों का भी जो है इनमें, स्थानीय प्राधिकारियों का भी जो है इनमें उत्तरदायित्व बनता है कि बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आयु के अनुसार, इसी धारा 4 में ही आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, अर्थात जो बालक जिस आयु का है उसी अनुसार उसे कक्षा में प्रवेश देने की बात की जाएगी। यदि कोई बालक मान लीजिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए गया है, यदि उसकी उम्र जो है 6 वर्ष है तो उसे प्रवेश देने की बात की गई है, और वह किसी कारणवश यदि प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह अपनी उम्र के जो है अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि कोई बालक मान लीजिए 10 वर्ष का है तो उसे 6, 4, 10 अर्थात कक्षा 4 या 5 में उसे उसका नामांकन किया जाएगा। तो ये जो आरटी एक्ट है इसमें उम्र के अनुसार जो है, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने की बात करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बालक 6 वर्ष का है तो उसे प्रथम कक्षा में, और यदि कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसे कक्षा 4 या 5 में प्रवेश देने की बात करता है। ये हुआ आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। और इसके बाद यदि हम धारा 5 की बात करें तो यदि कोई बालक अपना जो है स्थानांतरण चाहता है, किसी दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो वह इसका इस शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वह उसे
किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण किया जाए और यह जो है टीसी अगर कोई मांगता है, कोई बालक टीसी मांगने पर उसे टीसी दिया जाए, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है। और इस टीसी को कोई भी विद्यालय जो है या कोई प्रधानाध्यापक जो है निर्गत करने से मना नहीं करेगा। तो और यदि कोई प्रधानाध्यापक या कोई अध्यापक इसमें देरी करता है तो उसके खिलाफ़ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और यदि प्रवेश देने से कोई इनकार करता है बिना टीसी के तो वह भी जो है प्रवेश देने का आधार नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिना टीसी के प्रवेश देने पर भी जो है आप रोक नहीं लगा सकते हैं और टीसी आप देने के लिए बाध्य भी हैं, और यदि टीसी नहीं देते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही धारा 5 की बात। और टीसी मांगने पर बालक को तुरंत टीसी देने की बात की गई है और न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है। इसके बाद धारा 6 की बात अगर करें तो नवीन विद्यालयों की स्थापना की बात हम देख रहे हैं, जिनमें जो नवीन विद्यालय हैं, चाहे वह पिछड़े क्षेत्र हों या जहां पर विद्यालयों की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना किया जाए। और इसके लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर इसे जो है 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरों में, चाहे वह पिछड़े ब्लॉक हों या पिछड़े क्षेत्र हों, वहाँ पर भी यह व्यवस्था रखने की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नए स्कूल हैं उनके स्थापना में जो है 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल की स्थापना की बात की गई है। तो ये रहा जो है अध्याय 3 का धारा 4, 5, 6। अब इसके बाद हम अगले धाराओं की चर्चा करेंगे, जिनमें धारा 7 है, जो धारा 7 हमें बताती है कि वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन में हमने पढ़ा कि पढ़ते आए हैं हम, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो हैं साथ साथ अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं पैसे को लेकर के, और इसके साथ साथ स्थानीय सरकारों का भी उत्तरदायित्व बनता है। तो इसी क्रम में हम आरटी एक्ट के अंतर्गत भी जो है वित्तीय प्रबंधन को देखते हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों का एक भागीदारी अनुपात है, जो हम देख रहे हैं कि एक 65:35 है और एक 60:40 है। कहीं कहीं पर किसी राज्यों में 60:40 भी देखने को मिलता है और किसी राज्य में 65:35, अर्थात 65 जो है केंद्र देता है और 35 राज्य देता है। तो ये रहा जो है केंद्र और राज्यों का बंटवारा। और दूसरा जो है जो 90:10 हम देख रहे हैं वह पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता है। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अर्थात जो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, नागालैंड या जो भी हैं, इसके जो वित्तीय प्रबंधन है वह 90% जो है केंद्र देता है और 10% जो है राज्यों का निर्वहन होता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वह जो है इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार धन का व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें। तो इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा यह खर्च का एक निश्चित परसेंटेज था और इसे जो है सरकारें अनुदान के तहत प्रदान करती हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो धारा 8 है, इस धारा 8 में सरकार के कर्तव्यों को जो है बताया गया है कि केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है, राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है, शैक्षिक संरचना को लेकर के, और क्या क्या शैक्षिक बातें जो है, क्या क्या शैक्षिक प्रावधान किए जाएं, या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के तय करती हैं। तो ये रहा जो है सरकार का कर्तव्य धारा 8 में शैक्षिक प्रावधानों को लेकर के। इसके बाद धारा 9 की बात करें तो इस धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य की बात की गई। हमने देखा कि सरकार के क्या कर्तव्य थे, केंद्र और राज्य के। अब धारा 9 में देखते हैं कि स्थानीय जो प्राधिकारियों के कर्तव्य हैं, उनकी योजना बनाना या केंद्र राज्यों की योजनाएं क्या हैं, इन सारे बातों को लेकर के धारा 9 में हम चर्चा करते हैं और यह जो है आरटी एक्ट में प्रावधानित किया गया है। इसके बाद धारा 10 की बात करें, धारा 10 और 11 की बात करें तो धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों का
प्रावधान किया गया है कि किसी भी बालक को आरटी एक्ट के द्वारा जो है माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाए, जिसका उल्लेख हम अनुच्छेद 51 का जो मौलिक कर्तव्य है, जिसे हम भाग 4 का के अंतर्गत पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, तो उनमें जो है माता पिता के कर्तव्यों का एक अभिभावकों का कर्तव्य है कि माता पिता बच्चों का अपने जो है पालन पोषण करें और साथ साथ में उसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी करें। तो इस तरह से माता पिता व अभिभावकों के कर्तव्यों का निर्धारण जो है मौलिक कर्तव्य में कर दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग जो है जो धारा 11 है उसमें देखते हैं कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है, जिन्हें हम पूर्व स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि 3 से 6 वर्ष का जो आयु है वह प्री प्राइमरी या जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम से जानते हैं, इसमें भी आंगनबाड़ी के द्वारा या बालवाड़ी के द्वारा जो है सरकार द्वारा आरंभिक जो है बच्चे हैं जिनका देख रेख करने की बात की गई है, जो छोटे बच्चे हैं। और हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी, उसमें भी कहीं न कहीं प्री प्राइमरी स्कूल की बात की गई है, जो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो रखा गया है प्रावधान। तो इसी तरह हमने जो है आरटी एक्ट में भी देखा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात करता है, और यह जो है कहीं न कहीं उन्हें 6 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने या स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, यह बालवाड़ी और आंगनबाड़ी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 4 की धारा 12 से लेकर के, और जो भी उसमें क्रमवार धाराएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कौन कौन सी बातें हैं अध्याय 4 के धारा 12 में। और सबसे बड़ा अध्याय 4 और है ये, जिनमें 12 से 28 धाराओं का हमने जो है उल्लेख देखने को मिलता है हमको। तो जो अगर परीक्षा में आता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है या सबसे ज़्यादा धाराएं किस अध्याय में हैं, तो सबसे ज़्यादा धाराएं जो है अध्याय 4 में हैं, जो 12 से 28 अध्याय तक है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। अध्याय 4 धारा 12, इसमें विद्यालय के कार्य व शिक्षकों के अधिकार व कर्तव्य की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि विद्यालय के क्या कार्य हैं, अर्थात विद्यालयों में जो भी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उसकी पूर्ति कराना, बच्चों को सही खेल सामग्री, खेल मैदान, प्रयोगशाला